हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। आज के सेशन में हम समझेंगे 12th क्लास के पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दे। इस चैप्टर का एक भाग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज की क्लास में इसका दूसरा और अंतिम भाग हम समझने वाले हैं। अच्छा, पहले भाग में हमने क्या समझा था? हमने देखा था कि भारत की स्थिति, भूमि, वन, पादप जात और प्राणी जात के बारे में कुछ बेसिक बातें। इसके बाद हमने देखा था जनसंख्या से संबंधित कुछ बेसिक बातें, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास क्या है, ये लिंगानुपात क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यानी कि जनसंख्या से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातें समझी थी। आज की क्लास में हमें समझना है कि मानव की बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं और समझते हैं मानव जनसंख्या और पर्यावरण, यानी कि मानव जनसंख्या का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव जाति जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। मानव जाति, हम इंसान जो है, हम भी जैव मंडल का ही एक हिस्सा है, बायोस्फीयर का ही एक हिस्सा है। बायोस्फीयर में और क्या क्या आता है? जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पति आते हैं, छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, शैवाल, सारी चीजें आती है। तो हम भी इसी बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी अन्य जीवित जीव की तरह मनुष्य भी अपने वातावरण से पदार्थों का लेन देन करते हैं और वैश्विक पर्यावरण को काफी प्रभावित करते हैं। जैसे पेड़ पौधे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण के साथ लेन देन करते हैं। जैसे कि पर्यावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसी प्रकार जीव जंतु भी पर्यावरण के साथ कुछ लेन देन करते हैं। तो मानव जाति भी पर्यावरण के साथ लेन देन करती है और पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रभावित करती है। देखते हैं मानव जाति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। तो मानव जाति का पर्यावरण पर एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि स्थायी प्रभाव है, मतलब कभी नहीं बदलने वाला प्रभाव है। इसे थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन एक हद से ज्यादा हम कम नहीं कर सकते। अच्छा, पर्यावरण पर प्रभाव मुख्य रूप से मानव की कौन कौन सी क्रियाओं की वजह से होता है? कृषि के माध्यम से खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है। मानव जाति की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में खेती करता है। तो खेती की वजह से हम खाद्य उत्पादन बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमारी जरूरतें ज्यादा है। और इस खाद्य उत्पादन की वृद्धि करते करते हमने प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव डाला है, इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। जहां पर भोजन की कमी वाले क्षेत्र है, वहां पर परिवहन के माध्यम से भोजन पहुंचाया जा रहा है। तो परिवहन भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट है अतिरिक्त भोजन को गोदामों में, शीत भंडारों में, डिब्बाबंदी में संग्रहित करके रखा जाता है जिससे कि भोजन खराब ना हो। तो अगर हम भोजन को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो हम शीत गृहों में, गोदामों में, डिब्बा बंदों में करके रखते हैं ताकि भोजन लंबे समय तक चल सके। क्यों चलाना है लंबे समय तक? क्योंकि मानव जाति की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से भी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। प्रभावशाली और नवीनतम क्षमता के ऊर्जा का उपयोग बहुत ज्यादा हो गया है। मानव जाति की जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या की जरूरतें भी ज्यादा है, प्रति व्यक्ति जरूरत भी ज्यादा है। तो इसीलिए हमें नई नई ऊर्जा के स्रोतों को खोजना पड़ रहा है और जिसकी एवज में पर्यावरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। खुद के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए आवास यानी कि आश्रय प्रदान करने की क्षमता, प्रतिकूल मौसम या शत्रुओं के खिलाफ संरक्षण प्रदान करने के लिए हमने बहुत ज्यादा आवास का निर्माण किया है। यहां तक कि हमने कृषि भूमि और वन भूमि को भी हटाकर वहां पर आवास बसाने शुरू कर दिए ताकि वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और जो भूत की पीढ़ी है, अपने जो बुजुर्ग है, उनको हम अच्छा आश्रय स्थल दे सके ताकि दूसरे जानवरों से, मौसम के प्रभाव से हम अपना संरक्षण कर सके। तो इस बढ़ती आवास की जरूरतों ने भी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। फसलों और पशुधन को अन्य जानवरों से प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए बाड़ लगाने की योग्यता हासिल की है और इसकी वजह से भी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उचित सफाई, दवा, टीकाकरण आदि के माध्यम से रोगों को नियंत्रित करके मृत्यु दर को कम करने की भी कोशिश कर रहा है मानव। मृत्यु दर कम हो रही है तो जनसंख्या हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या की स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग टीके, अलग अलग दवाई, अलग अलग सफाई के साधन हमें इजाद करने पड़ रहे हैं जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो देखते हैं इनकी वजह से पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ चुकी है।
पहला है खाद्य की कमी या फिर अकाल, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। दूसरा है अपर्याप्त आश्रय या शेल्टर, रोग, आपदाएं और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक एक करके इन सभी बातों को समझते हैं। सबसे पहले है खाद्य की कमी, और एक हद से ज्यादा खाद्य की कमी हो जाए तो उसे हम अकाल कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? इस खाद्य की कमी या फिर अकाल का कारण क्या है? कृषि उत्पादन में कमी। जानते होंगे कि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, मतलब कुछ समय में बारिश होती है और कुछ समय में बारिश नहीं होती है, हवाओं की दिशाओं में अंतर आ जाने की वजह से। और भारत में मुख्य रूप से खेती इस मानसूनी वर्षा पर ही डिपेंडेंट है, और ये मानसूनी वर्षा जो है वो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, उसका टाइम भी फिक्स नहीं है, उसकी मात्रा भी फिक्स नहीं है। तो जब पानी की मात्रा और टाइम फिक्स नहीं होगी तो खेती में, कृषि में, फसलों के उत्पादन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस कृषि उत्पादन में हमें कमी देखने को भी मिल रही है। एक तो भूमि खराब होने की वजह से, एक आपके मानसून की अनिश्चितता की वजह से कृषि भूमि में हस्तांतरण हो रहा है, जिसकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन का हिस्सा है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से उत्पादन में भी कमी देखने को मिलती है। अनुचित और अपर्याप्त भंडारण। कुछ लोग जमाखोरी के चक्कर में, कालाबाजारी के चक्कर में बहुत ज्यादा भंडारण करके रखते हैं, सोचते हैं कि जब कमी आएगी तब हम इसे ऊंचे भाव में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो ऐसे अनुचित भंडारण की वजह से भी बाजार में खाद्य की कमी देखने को मिल जाती है, और कभी कभार इतनी ज्यादा हो जाती है कि अकाल पड़ जाता है। परिवहन सुविधाओं की कमी हो जाने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह पर जहां पर खाद्य पदार्थ नहीं पहुंचे हैं, भोजन की कमी, खाद्य की कमी या फिर अकाल पड़ सकता है। इसके अलावा आर्थिक गरीबी के लोगों के पास न पैसा है न उत्पादन करने के लिए सुविधाएं हैं, उसकी वजह से भी भोजन की कमी या अकाल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी समस्या है अपर्याप्त आश्रय या अपर्याप्त घर या अपर्याप्त शेल्टर। प्रत्येक व्यक्ति के पास सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं है, और वो वातावरण के बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे तापमान को झेलता है और जंगली जानवरों का शिकार हो जाता है। तो अगर आश्रय स्थल पर्याप्त नहीं है, रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो एक तो जलवायु की या मौसम की मार झेलनी पड़ती है। बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश, इसकी स्थिति को झेलना पड़ता है। और कभी कभार जिनके पास आश्रय स्थल नहीं है वो जंगली जानवरों का शिकार हो जाते हैं, अपने प्राण गंवा बैठते हैं। नेक्स्ट समस्या है रोगों का अत्यधिक बढ़ना। मानवों में कुपोषण, अपर्याप्त सफाई, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, रोगों का खतरा बहुत बढ़ रहा है। रोग जनक का आक्रमण बहुत ज्यादा हो रहे, महामारी फैल रही है, पीलिया, टाइफाइड, क्षय रोग, HIV, एड्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ऐसी बहुत सारी बीमारियों से सामना करना पड़ता है मानव को। और चूंकि मानव पर्यावरण पे बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो इसकी वजह से इन समस्याओं से और ज्यादा जूझना पड़ रहा है। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ है, तूफान है, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, हिमस्खलन, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये मानव बस्तियों को उखाड़कर संपत्ति की क्षति कर देते हैं और जान माल की बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है अलग अलग प्रकार की, विविध प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं जो कि मानव जनसंख्या की बढ़ने की वजह से, प्रकृति पर पड़े नकारात्मक प्रभावों की वजह से पैदा हो रही है। अधिकतर मानव निर्मित विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, दुर्घटनाएं, आगजनी, जहाजों के डूबने, हवाई और सड़क दुर्घटनाओं के कारण जीवन चला जाता है। तो अलग अलग दुर्घटनाएं और अलग अलग कारणों से मानव जीवन को बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। देखते हैं जीवन स्तर के मानक क्या है, मतलब लाइफ स्टाइल, लाइफ का जो क्वालिटी है उसको नापने के लिए हम कौन कौन से मानकों को देखें कि एक बेहतर जीवन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जीवन स्तर को कुछ मानदंडों द्वारा बताया जा सकता है, जैसे कि जीवन की उम्मीद अधिक होनी चाहिए। जीवन की उम्मीद को जीवन प्रत्याशा भी कहा जा सकता है, यानी कि जन्म के समय हम क्या आशा करें, क्या प्रत्याशा करें कि ये व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ नॉर्मल रहा तो इतने साल जी पाएगा। जैसे कि भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 70 के आसपास है, मतलब औसतन प्रत्येक भारतीय व्यक्ति 70 साल के आसपास जिएगा। अगर जीवन प्रत्याशा ज्यादा है मतलब उस देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की और अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी है। शिशु मृत्यु दर कम होनी चाहिए। शिशु मृत्यु दर मतलब कि 1 साल से कम उम्र में ही किसी बच्चे की मृत्यु हो जाना क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर।
तो यदि शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, मतलब उस क्षेत्र में, उस देश में स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं अच्छी नहीं है, माएँ जो है उनके स्वास्थ्य की देखभाल अच्छी नहीं है, तो यदि शिशु मृत्यु दर हमें कम करनी है तो फिर हमें क्या करना होगा, स्वास्थ्य की सुविधाओं को अच्छा करना होगा। प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होनी चाहिए। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, मतलब उस देश में रोजगार भी ज्यादा है और रोजगार की क्वालिटी भी अच्छी है। नेक्स्ट है साक्षरता अधिकतम व्यक्तियों में और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। साक्षरता का जो स्तर है, साक्षरता का जो आंकड़ा है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब किसी भी क्षेत्र में, किसी देश में ज्यादा लोग पढ़े लिखे होने चाहिए और साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्तर तक होनी चाहिए। भोजन और प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में संतुलन करना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में भोजन भी आता है, तो इनके उपभोग में संतुलन बना के रखना चाहिए। लापरवाही से या लालच से इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसे ऊर्जा संसाधनों को प्रयोग में लाना चाहिए जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। जैसे कि बिजली पैदा करने के लिए आज हम कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोयला जलाने की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गंदे तत्व पर्यावरण में फैलते हैं, जो कि जलवायु को बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये पर्यावरण के प्रतिकूल ऊर्जा संसाधन हो गया। वहीं यदि हम बिजली पैदा करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा इनका इस्तेमाल करें तो ये पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये हो गए पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा संसाधन। तो हमें पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल मित्रवत गतिविधियां करनी चाहिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है सूखा कचरा और गीला कचरा। भाई हमारे घरों से डेली मात्रा में प्रतिदिन कचरा निकलता है, उसमें से कुछ सूखा कचरा होता है, कुछ गीला कचरा होता है। गीला कचरा मतलब जो अपने रसोई से निकलता है, जो गोबर है, जो मलमूत्र है, ये गीला कचरा है। और सूखा कचरा जैसे कि कागज के टुकड़े हो गए, पॉलीथीन हो गए, अलग अलग डब्बे हो गए, ये सूखा कचरा है। तो सरकार क्या कहती है कि गीला कचरा और सूखे कचरे को अलग करके रखो, ताकि गीले कचरे से खाद बनाई जा सके और सूखे कचरे को वापस रीयूज किया जा सके। तो अगर हम ऐसा काम करते हैं, गीले को अलग सूखे को अलग करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पर्यावरण के अनुकूल या पर्यावरण के मित्रवत गतिविधि हो गई, जिससे कि पर्यावरण को फायदा पहुंचता है, नुकसान नहीं होता है। देखते हैं शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है। शहरीकरण होने की वजह से, शहरों के बहुत ज्यादा बढ़ने से, शहरों की संख्या भी ज्यादा बढ़ने से पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। इनको एक एक करके हम देखते हैं। पहला है शहरीकरण और पर्यावरणीय अवक्रमण। शहरों की संख्या में वृद्धि होना और शहरों के विस्तार में वृद्धि होने की वजह से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से वन काटे जा रहे हैं। भाई आपको शहर नए नए बसाने हैं, शहरों का विस्तार ज्यादा करना है, तो उसके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं, जो वन है, उनको काटना पड़ेगा। और वन को काटोगे तो पर्यावरण का सबसे अच्छा मित्र भी कट जाएगा। वन जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे साधन होते हैं, और इनको ही आप काट दोगे तो यानी कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड वो मिट्टी से भर रही है। जो आर्द्र भूमि है, जो नम भूमि है, जो वेटलैंड है, नदियों के आसपास वाला क्षेत्र है, उनको भी शहरों में तब्दील करने के लिए, शहरों में बदलने के लिए उनके जो आर्द्र भूमि है उसको मिट्टी से भरा जा रहा है, जिसकी वजह से इस आर्द्र भूमि का जो पर्यावरणीय ताकत है, इसकी जो सहने की क्षमता है, वो कम होती जा रही है। मिट्टी को उत्पादक उपयोग से हटा दिया जा रहा है। मिट्टी में एक तरफ तो वन लगाओ और एक तरफ सड़कें बनाओ, उद्योग लगाओ, शहर बसाओ, क्या बढ़िया रहेगा मिट्टी के लिए? ऑब्वियसली वन लगाना, पेड़ लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम शहर को बढ़ाना चाह रहे हैं, शहरों का विस्तार करना चाह रहे हैं। तो इस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि भूमि को उनके उत्पादक उपयोग से उनका उपयोग हटा रहे हैं। एक तरफ वो उत्पादन दे रहे थे और एक तरफ वो उद्योगों में लग जा रहे हैं, घरों में लग जा रहे हैं, सड़क बनाने में उपयोग में आ रहे हैं। नेक्स्ट है कई संकटदायी खतरनाक सामग्रियां परिवेश में फैल रही है। बहुत सारी हैजार्डस जो चीजें हैं, बहुत सारी जो प्रदूषक चीजें हैं, वो पर्यावरण में फैल रही है हमारी लापरवाही और हमारे लालच की वजह से। और इसकी वजह से वायु, जल, मिट्टी ये बड़ी मात्रा में प्रदूषित होते जा रहे हैं और इसका अंतिम खामियाजा वापस मानवों को ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा है शहरीकरण और सामाजिक आर्थिक कारण। जनसंख्या पुनः वितरित हो गई है।
पहले गांवों में जनसंख्या ज्यादा रहती थी, लेकिन औद्योगिकरण की वजह से, शहरीकरण की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा लोग शहरों में आकर बसने लग गए हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या पुनः वितरित हो गई है। मतलब उसका दबाव जो है वो असमान हो रहा है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान समुदाय का परिवर्तन कारखानों और व्यापार निर्भर समुदाय में हो गया है। हमने देखा था कि भूमि कम होती जा रही है और भूमि की क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब हो रही है। उसकी वजह से किसान भाइयों का उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, उनको फायदा नहीं हो रहा है, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ उद्योग और शहरीकरण बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से किसान भाई अपनी आमदनी को प्राप्त करने के लिए खेती को छोड़कर उद्योगी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से किसान समुदाय जो है वो अब धीरे धीरे कारखाने और व्यापार निर्भर समुदाय में बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से भी एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है शहरीकरण की वजह से। परिवहन के साधनों की वजह से, उद्योगों कारखानों से निकलते धुएं की वजह से जो शहरी क्षेत्रों की हवा है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। नागरिक सुविधाएं मल निपटान में हुई वृद्धि का सामना करने में असमर्थ है। सरकार के माध्यम से, अलग अलग एनजीओ के माध्यम से अलग अलग नागरिक सुविधाएं लाई जा रही है, ताकि इंसानों द्वारा जो कूड़ा करकट मल मूत्र पैदा किया जा रहा है उसका सही तरीके से निपटान किया जा सके। लेकिन शहरीकरण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जनसंख्या भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति जरूरत ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो नागरिक सुविधाएं हैं वो इनके द्वारा पैदा किए गए मल मूत्र का निपटान करने में धीरे धीरे असफल साबित हो रही है। खराब स्वास्थ्य सुविधाओं से जल और मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। खराब साफ सफाई की सुविधाओं से रोग जनक पनपते हैं। अगर साफ सफाई सही नहीं होगी तो रोग पैदा करने वाले बहुत सारे कीटाणु जीवाणु पैदा होने लगेंगे। वाहक यानी कि वेक्टर की संख्या में वृद्धि होने के कारण संक्रामक रोग भी फैलते हैं। यदि शहरीकरण को हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि शहरीकरण की समस्या बढ़ती ही जा रही है, उसको सही तरीके से हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से गंदगी और साफ सुविधाओं की कमी जो है वो हमें झेलनी देख पड़ रही है। और इसकी वजह से बहुत सारे जो वेक्टर्स है, जीवाणु है, कीटाणु है, उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जो कि रोगों को एक स्पीड से ज्यादा तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। भीड़ और बेरोजगारी से शहरी जीवन असंतुलित हो जाता है और जिसके कारण सामाजिक कुरीतियां भी पैदा हो जाती है। जनसंख्या बहुत तेजी से होने की वजह से, अनमैनेज्ड तरीके से वृद्धि होने की वजह से भीड़ बढ़ रही है और सामने बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। तो इस बेरोजगारी के बढ़ने की वजह से यदि लोगों को काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? तनाव में आएंगे, चिंता में आएंगे, उनके भोजन की, उनकी निद्रा की जो सर्किल है वो खराब होगा और धीरे धीरे वो सामाजिक बुराइयों में विलुप्त होते जाएंगे, न चाहते हुए भी अवसाद में आ जाएंगे और कभी कभार तो ये अवसाद आत्महत्या की सीमा तक पहुंच जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि शहरीकरण और सीमित ऊर्जा संसाधन, शहरीकरण और जल की कमी, बाढ़ और सूखा, और शहरीकरण और प्रदूषण। एक एक करके इन चारों पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले है शहरीकरण और सीमित ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के संसाधन अपने पास सीमित है और सामने जनसंख्या भी बढ़ रही है और शहरीकरण और उद्योगकरण भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो रहा है। ऊर्जा की जरूरत और सामने ऊर्जा के संसाधन, इन दोनों में बैलेंस धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। पिछले 50 वर्षों में कुल ऊर्जा के प्रयोग में 4 गुना से अधिक वृद्धि आबादी के 1/3 वृद्धि से भी कम के लिए हुई है। यानी कि ऊर्जा के संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने जनसंख्या उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी अवधि के दौरान व्यावसायिक गतिविधियों में भी 10 गुना वृद्धि हुई है। अब लोगों का जो जीवन क्वालिटी है वो धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है, तो उनके उपभोग में और उनकी इच्छाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अब एक व्यक्ति को एक बाइक नहीं 2-3 बाइक चाहिए, एक कार नहीं 2-3 कार चाहिए, अलग अलग चीजों की जरूरत उसे पड़ती है। जरूरत नहीं, इच्छाएं। तो वो अब कम चीजों में सीमित नहीं रह पा रहा है या नहीं रह पा रही है, उसकी जरूरतें या उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जा रही है, और जिसकी खामियाजा प्राकृतिक संसाधनों को और अल्टीमेटली ऊर्जा के संसाधनों को पड़ती जा रही है। क्योंकि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक गतिविधियां, उद्योग, फैक्ट्रियां, इनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है और ज्यादा काम करने की वजह से हमारे जो ऊर्जा के संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न क्षेत्र जो वाणिज्यिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसमें से 70 से 75% उद्योग और परिवहन में इस्तेमाल हो जाता है।
तो ऊर्जा का लगभग 70 से 75% ये दो साधन करते हैं, अलग अलग उद्योग और अलग अलग परिवहन के साधन। हमारे देश में उत्पादन संयंत्रों के मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। मतलब भारत में ऊर्जा प्राप्त करने के, ऊर्जा का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो मुख्य रूप से 3 तरीके से हो रहा है। पन बिजली यानी कि पानी के माध्यम से टरबाइन घुमाकर बिजली प्राप्त करना, जो कि बांधों के माध्यम से की जाती है। ताप बिजली, जो कि मुख्य रूप से कोयले को गर्म करके पानी से भाप बनाकर टरबाइन चलाकर पैदा की जाती है। और तीसरा है परमाणु ऊर्जा, जो कि मुख्य रूप से यूरेनियम, थोरियम ऐसे परमाणु ऊर्जा वाले पदार्थों के माध्यम से की जाती है। इनमें सबसे ज्यादा जो बिजली पैदा की जाती है, ऊर्जा जो पैदा की जाती है, वो ताप बिजली पैदा की जाती है, ताप ऊर्जा पैदा की जाती है मुख्य रूप से कोयले के माध्यम से। तो ये हमारी ऊर्जा आवश्यकता की क्रमशः 21%। पन बिजली जो है वो हमारे 21% ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। ताप बिजली मुख्य रूप से जो कोयले से पैदा की जाती है वो लगभग 75%, हालांकि धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम आज भी हम कोयले से ही बिजली पैदा कर रहे हैं। और जो नाभिकीय ऊर्जा है वो मुख्य रूप से लगभग 4% के आसपास अपनी जरूरतों को पैदा कर रही है। भारत संसार का छठा सबसे बड़ा ऊर्जा की खपत करने वाला देश है। बोला जाए कि पूरी दुनिया में ऊर्जा, भारत कितने नंबर पे है ऊर्जा की खपत करने वाला, तो वो छठे नंबर पे है। यानी कि 5 ही देश है हमसे ज्यादा ऊर्जा की खपत करने वाले। संसार की 2200 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति औसतन बिजली खपत की तुलना में हमारे देश में प्रति व्यक्ति औसतन बिजली खपत केवल 612 किलोवाट आवर है। तो अगर पूरे दुनिया की औसतन प्रति व्यक्ति बिजली की या ऊर्जा की खपत देखी जाए तो ये करीब करीब 2200 किलोवाट आवर है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत केवल 612 किलोवाट आवर है। लेकिन फिर भी हम ऊर्जा की खपत के मामले में छठे नंबर पे पूरी दुनिया में। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 2011 तक हम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पे थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो विश्व की अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से भारत की जनसंख्या के आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम जनसंख्या के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो यदि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत इतनी कम भी है, तब भी टोटल मिलाकर अपनी ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा है शहरीकरण और जल की कमी। वातावरण में स्थित जल के कण जो है वो, जो कि बादलों में होते हैं, वो झीलों, नदियों, समुद्रों, तालाबों, नमी आदि जल निकायों में आ जाते हैं। भाई हमने देखा था कि जल एक चक्रीय संसाधन है। समुद्र या पानी की अलग अलग बॉडी की वजह से वो वाष्पीकरण के माध्यम से वातावरण में जाता है, उसका संघनन होता है, बादल बनते हैं और इन बादलों से बारिश होती है। यही बारिश का पानी वापस तालाबों में, नदियों में, झीलों में, अलग अलग पानी की बॉडीज में आता है और अल्टीमेटली समुद्र में चला जाता है। तो ये पानी वापस इन्हीं जल निकायों में आ जाता है। धरती के कुल जल का लगभग 97% पानी जो है वो समुद्रों में पाया जाता है, यानी कि खारा है। और बाकी बचा हुआ सिर्फ 3% जो पानी का हिस्सा है वो ही अलवणीय है, वो ही अपने काम में या पीने लायक योग्य है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत है। पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उसको हम उसके खारेपन के हिसाब से मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अलवणीय जल, जिसका खारापन जो है वो बहुत कम होता है, कम से कम 5 पीपीटी से भी कम होता है। दूसरा है समुद्री जल, जो कि बहुत ज्यादा खारा है। ये मुख्य रूप से समुद्रों में और सागरों में मिलेगा और इसका जो खारापन है, इसका लवणीयता देखें हम टेक्निकल रूप से तो ये 35 पीपीटी से भी ज्यादा है। और तीसरे प्रकार का है खारा जल, जिसका खारापन, जिसकी लवणता जो है वो 5 पीपीटी से 35 पीपीटी के बीच में है। ये मुख्य रूप से ज्वारनदमुख यानी कि एस्चुरी, यानी कि जहां पर नदियों और समुद्रों का मिलन होता है वहां पर पाया जाता है। नमक युक्त दलदल में मिलेगा या नमक वाली झीलों में ये पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मुख्य रूप से इन राज्यों में काफी मात्रा में जो भूमिगत जल है वो खारा है। यहाँ पर जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर का जो पानी है वो मुख्य रूप से खारा है, यानी कि 5 से 35 पीपीटी के बराबर है। 5 से कम है यानी कि अलवणीय जल है, और 35 से ज्यादा है यानी कि वो समुद्री जल है, और बीच में खारा जल है। तेजी से होती जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। हमने देखा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति जरूरत या उपभोग भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है।
वायु और भूमि के साथ साथ हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जल, विशेष रूप से अलवणीय जल संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो हमें वायु को भी बचाना चाहिए, भूमि को भी बचाना चाहिए, और सबसे प्रमुख जो प्राकृतिक संसाधन है जल, उसको भी बचाना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो हमें इस जल नामक इंपॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए। इस जल का प्रमुख स्रोत जो है वो वर्षा है। भाई जो अलवणीय जल है, जिसमें लवण की मात्रा 5 पीपीटी से भी कम होती है, जो कि इंसान के मुख्य रूप से पीने के योग्य है, उसका प्रमुख स्रोत क्या है? बारिश है, ये तो हम जानते ही हैं। देखते हैं शहरों में जल की कमी के कारण क्या है, किस वजह से शहरों में जल की लगातार कमी होती जा रही है। पहला है लापरवाही पूर्ण रवैया। लोग क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ब्रश करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। रोज सुबह टूथपेस्ट ब्रश करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। लोग क्या करते हैं, नल खोलकर उसके सामने ही खड़े हो जाते हैं। तो 2 3 5 मिनट जितना भी ब्रश, जितने समय भी हम ब्रश कर रहे हैं उतने समय तक वो पानी वेस्ट ही हो रहा है, भाई यूज तो आ नहीं रहा है। इससे अच्छा है कि हम एक मग में उसे भरकर, एक मग में इतना पानी आ जाएगा, इतना पानी पर्याप्त होता है अपने ब्रश करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, हम सोचते हैं कि इतने से तो कैसे पानी का वेस्ट होगा, लेकिन जब करोड़ों अरबों लोग इस तरह की प्रैक्टिस करें तो सोचिए कितना ज्यादा पानी वेस्ट होगा। इसी प्रकार कार की धुलाई में लोग क्या करते हैं, पानी का पाइप चालू करके रखते हैं और स्वच्छ जल का इस्तेमाल करते हैं। उसी कार को धोने के लिए हो सकता है कि एक बाल्टी पर्याप्त रहेगी, उसकी जगह हम ढेरों बाल्टी का प्रयोग कर लेते हैं उस नल को चालू रखकर, जो कि पानी के लापरवाही पूर्ण प्रयोग को बताता है, जो कि जल संकट की ओर इंगित करता है। असंसाधित मल जल तथा अन्य दूषित जलों को नदियों और झीलों में छोड़ देते हैं लोग। इसके साथ ही लोग गंदे पानी को क्या करते हैं, अल्टीमेटली आसपास की झीलों, तालाबों, नदियों में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इन झीलों, तालाबों और नदियों का जो साफ पानी है वो धीरे धीरे गंदा होने लगता है। जल के स्तर का कम होना, भूमिगत जल का अत्यधिक पंपिंग या दोहन के कारण जल के स्तर में धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर जो पानी है, वो पानी का एक अच्छा स्रोत है, अच्छी खासी मात्रा में वो पानी है, लेकिन हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बोरिंग लगाकर उस भूमिगत जल को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो भूमिगत जल धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है। अब पानी की कमी तो हो रही है, लेकिन साथ में यदि भूमिगत जल नीचे जाएगा और उसी नीचे वाले पानी को आप निकालने की कोशिश करोगे, तो एक तरफ तो बिजली ज्यादा जाएगी, भाई बाहर निकालने के लिए मोटर चलाने की जरूरत पड़ेगी, तो एक तरफ तो बिजली की खपत ज्यादा जाएगी, यानी कि ऊर्जा के संसाधनों का वापस से दुरुपयोग हो रहा है। और दूसरा, जब पानी इतने नीचे से आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे तत्वों को लेके आता है, बहुत सारे हानिकारक तत्वों को लेके आता है, जैसे कि फ्लोराइड हो गया। और इस फ्लोराइड युक्त पानी पीने की वजह से अलग अलग समस्याएं, मुख्य रूप से हड्डियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में जो अपशिष्ट पैदा होता है वो भी पानी की बॉडीज में, मुख्य रूप से नदियों, झीलों, तालाबों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका साफ पानी भी खराब होता है। भाई खेती में उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, पीड़कनाशक, ये डाल दिए जाते हैं। और जब सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है तो इन पानी के साथ ये जो रासायनिक उर्वरक है, पीड़कनाशक है, कीटनाशक है, वो बहकर आसपास के पानी की बॉडीज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस पानी की बॉडी का पानी गंदा होता है, हानिकारक होता है। पानी की मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है, बढ़ता हुआ शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या और प्रति व्यक्ति पानी की खपत में भी वृद्धि, ये इस पानी की मांग में लगातार वृद्धि करता जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, सुना होगा कि जो मेट्रो सिटीज है, जैसे बेंगलोर है या चेन्नई है, वहां पर धीरे धीरे सरकार के द्वारा पानी की जो सप्लाई है वो लोगों तक कम की जा रही है। कारण, एक तो जनसंख्या ज्यादा है, प्रति व्यक्ति खपत ज्यादा है, और दूसरा जनसंख्या क्या करती है, लोग क्या करते हैं, साफ पानी को भी गंदा करने पे तुले हैं। इसकी वजह से प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये पानी के गहरे संकट की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। नाइट्रेट, उर्वरक, विषैले रसायन, वाहित मल, औद्योगिक जो बहिस्त्राव यानी कि एफ्लुएंट्स है, घरेलू कचरे हैं, ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से जल की जो बॉडीज है, पानी के जो स्रोत है, वो लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं और मानव के उपयोग में लाने लायक उनकी कमी होती जा रही है।
जल की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जल का पुनः चक्रण, जल का पुनः उपयोग ये करना चाहिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि जो कपड़े की फैक्ट्री होती है उसमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कपड़े को रंगने के लिए। अब कपड़े को रंगने के लिए पानी में केमिकल डाला जाता है, उस रंग का केमिकल डाला जाता है। कपड़े को रंगने के बाद उस पानी को आसपास की तालाबों, झीलों में, नदियों में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से साफ पानी भी खराब हुआ। जो पानी पहले से इस फैक्ट्री ने यूज किया, उसमें भी कमी आई और आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको भी बीमारी आई। तो बेहतर ये होगा कि एक बार ये फैक्ट्री जब पानी का इस्तेमाल कर दे तो उसको साफ पानी में छोड़ने की बजाय इसी को किसी टेक्नोलॉजी की मदद से साफ करे और पुनः प्रयोग ले। तो एक ही पानी को बार बार प्रयोग में लेंगे तो नए पानी की आवश्यकता कम हो जाएगी और दूसरी तरफ साफ पानी में भी प्रदूषण कम होगा। वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम भूजल माध्यम से जल संरक्षण किया जा सकता है। तो जल संरक्षण का एक बड़ा हथियार है कि हम बारिश के पानी को स्टोर करें। इसी प्रकार नगर निगम और औद्योगिक अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रित करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जो नगर परिषद होती है, नगर पालिकाएं होती है, नगर निगम होती है, वो भी औद्योगिक पानी को पुनः चक्रित करके उसको पुनः उपयोग में लायक बना सकती है। पीने, नहाने, तैराकी, मनोरंजन, सिंचाई, इन सब के लिए अच्छा, स्वच्छ और पीने योग्य पानी की जरूरत होती ही है। तो मानवों की इन जरूरतों के लिए सबसे पहले पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, भोजन के पैदावार के लिए, कृषि में सिंचाई करने के लिए, मनोरंजन के लिए, तैराकी करने के लिए, इन सब के लिए अच्छा, स्वच्छ और पीने योग्य पानी की जरूरत है। नेक्स्ट समस्या है बाढ़ और सूखा। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बाढ़। बाढ़ का पानी एक निकाय है जो कि सामान्य शुष्क भूमि को ढक लेता है। बहुत कम समय में बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो जाए तो एक जगह पर जो पानी सहन करने की क्षमता है, उस शुष्क भूमि में यदि पानी की मात्रा बढ़ जाए तो उस जल निकाय को हम क्या बोलते हैं? बाढ़। हालांकि बाढ़ सिर्फ मूसलाधार बारिश की वजह से ही नहीं होती है, बल्कि बांधों के टूटने की वजह से, उनका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होने की वजह से भी उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और कम समय के दौरान ही होती है तो बाढ़ आ जाती है। बर्फ के अचानक पिघलने की वजह से भी बाढ़ आ सकती है। जो बर्फीले क्षेत्र है, अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत कम समय में बर्फ, बड़ी मात्रा में बर्फ पिघलकर पानी में बदल जाए तो आसपास वाले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। समुद्री तटों के साथ साथ वातावरण में तूफान, चक्रवात, कम दबाव वाले क्षेत्रों के विकास से भी बाढ़ पैदा हो जाती है। तो तूफान की वजह से भी बाढ़ पैदा हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग ज्योग्राफिकल कंसेप्ट होते हैं, उनकी वजह से भी, उन इवेंट्स की वजह से भी बाढ़ की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखते हैं बाढ़ के परिणाम क्या है। क्या होता है जब बाढ़ आती है? घर और मूल्यवान संपत्ति नष्ट हो जाती है और जान माल को भी बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। शीर्ष उपजाऊ भूमि बाढ़ की वजह से आगे चली जाती है और बाकी पीछे क्या बच जाती है? बंजर भूमि। तो बाढ़ यानी कि बड़ी मात्रा में पानी तेज गति से बहना, जिसकी वजह से जो भूमि की ऊपरी परत होती है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, वो इस बाढ़ के पानी के साथ बहकर आगे चली जाती है और पीछे क्या बच जाती है? बंजर भूमि, जो कि खेती के लिए इतनी ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। भोजन और नकदी फसलों दोनों को नष्ट कर देती है। बाढ़ आ जाने की वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, चाहे वो भोजन करने वाली हो, चाहे वो नकदी फसल हो। भोजन मतलब जो अपने खाने के काम आते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल। नकदी फसलें मतलब कि जो अन्य कामों में आती है, जैसे कि कपास है, जूट है, गन्ना है। मानव जीवन और मवेशियों को भारी नुकसान होता है भाई, जानवरों को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, वहां की जो भूमि होती है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है क्योंकि ढलान वाले क्षेत्र में। तो यदि बाढ़ आ गई है तो नीचे वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कट जाएगा, जिसकी वजह से ऊपर की भूमि नीचे खिसक जाती है और ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जान माल की बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसे कहते हैं हम भूस्खलन। बांध फटने का भी खतरा बना रहता है। तो बहुत ज्यादा यदि पानी आ जाए तो जो बांध के निर्माण की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा कम होने लगती है इस बाढ़ के पानी के सामने, और जिसकी वजह से बांध फटने का खतरा भी बना रहता है। और अगर बांध फट जाए तो बाढ़ बहुत भयावह हो सकती है। बाढ़ों को नियंत्रित किया जा सकता है बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि यदि पानी को जमा करने के लिए पक्के और बड़े बांधों का निर्माण किया जाए,
अपर्दित जमीन पर वृक्ष लगाए जाए, ताकि भाई वृक्ष लगाएंगे तो क्या होंगे, वृक्ष क्या करते हैं, बाढ़ के पानी के बीच में एक अवरोध का काम करते हैं, साथ ही ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो उपजाऊ जमीन जो है वो आगे बहकर नहीं जाती है। बाढ़ दीवार बनाई जा सकती है, तूफान रोधक रेखाएं बनाई जा सकती है, और मुख्य रूप से ये काम समुद्री तट के आसपास किया जा सकता है, जिसकी वजह से समुद्र तट का जो पानी है, जो कि बहुत तेज गति से आता है जाता है, उसकी वजह से अपना आसपास वाले क्षेत्रों में नुकसान ना हो और मिट्टी भी बहकर ना जाए। बाढ़ को उचित योजना द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है। अगर बाढ़ आ गई हो तो उस दौरान क्या करना चाहिए, पानी का भंडारण किया जा सकता है जब वो प्रचुर मात्रा में हो। पानी का हम भंडार कर सकते हैं, ताकि ये बाढ़ के अंदर का पानी भी कम हो जाए और अपने भविष्य की जरूरतों को भी हम पूरा कर सकें। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को पलायन किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में बाढ़ आई है उसको सेना के माध्यम से, अलग अलग यूनिट के माध्यम से इन लोगों को दूसरी जगह पर पलायन कराया जा सकता है। अच्छे समय के दौरान भोजन और चारे का उचित भंडार किया जा सकता है। जब सामान्य पीरियड चल रहा हो, सामान्य जीवन जब चल रहा हो, तो चारे का, भोजन का, पानी का, इनका उचित भंडारण किया जा सकता है, ताकि अगर बाढ़ की स्थिति आ जाए उस क्षेत्र में तो कुछ दिनों तक जीवन सुचारू रूप से चल सके। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम बाढ़ को थोड़ा सा नियंत्रित कर सकते हैं। उचित और जल भराव क्षेत्र या प्रभावित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा भी हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा वनीकरण के माध्यम से हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, बाढ़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूखा। सूखा मतलब कि एक सामान्य जो पानी की जरूरत होती है किसी क्षेत्र में, वो भी पूरी नहीं हो पाना, जिससे कि लोगों, वनस्पति और जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सूखे की स्थिति तब होती है जब किसी क्षेत्र की औसत वर्षा एक लंबे समय के लिए सामान्य राशि से भी नीचे चली जाती है। एक एवरेज बारिश होती है किसी क्षेत्र में, उतनी बारिश हो तो ठीक ठाक रूप से, सामान्य रूप से जीवन चलता है। लेकिन अगर लंबे समय तक उस सामान्य बारिश से भी बहुत कम बारिश हो, उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता उस सामान्य से भी बहुत नीचे चली जाए, तो उसे हम कहते हैं सूखा। देखते हैं सूखे की वजह से क्या क्या परिणाम हो सकता है। नदी, तालाब, कुएं सूख जाते हैं, जो कि बेसिक पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं। कृषि, उद्योग, निजी इस्तेमाल के लिए पानी की आपूर्ति कम हो जाती है। अब पानी है ही नहीं है, तो आप खेती के लिए, उद्योगों के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए कहां से पानी लेके आओगे, जिसकी वजह से मानवों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। मृदा ऊपरी जो होती है वो शुष्क सतह हवाओं से उड़ जाती है। अब चूंकि सूखा है, वातावरण में आर्द्रता नहीं है, नमी नहीं है, तो भूमि में भी आर्द्रता की कमी आ जाएगी और भूमि सूखी हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। थोड़ी सी भी अगर हवा चली तो ये शुष्क जो मृदा है वो इस हवा के साथ कटकर आगे बह जाएगी, और इस जगह की जो उपजाऊपन है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे इस क्षेत्र की मिट्टी बंजर हो जाएगी। पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। भाई सूखा है, पीने के लिए पानी नहीं है, और सूखा है तो इनके लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में पशुओं की मृत्यु होती है। कमजोर लोगों में रोगों की वृद्धि, विशेष रूप से दस्त हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियां भी सूखे की वजह से होती है। देखते हैं शहरीकरण और प्रदूषण की समस्या को। शहरीकरण से आबादी असमान रूप से बिखर जाती है। शहरीकरण की वजह से बहुत ज्यादा लोग शहरों में, यानी कि कम क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। वहीं जो बड़े बड़े गांव हैं और अधिक संख्या में गांव हैं, वहां पर लोगों की संख्या कम हो जाती है। तो जनसंख्या का एक तरीके से असमान वितरण हो जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या का प्रबंधन मुश्किल हो जाता है। संसाधनों के लिए असंतुलित मांग हो जाती है और हानिकारक पदार्थ वातावरण में बिखर जाते हैं। अब चूंकि शहर यानी कि कम क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं, तो इनको ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवाने पड़ेंगे, तो संसाधन में असंतुलन हो जाएगा, और साथ ही शहरों में लोग चीजों का इस्तेमाल करके, संसाधनों का उपयोग करके जो बचे हुए पदार्थ है, मुख्य रूप से उन प्रदूषक फैलते हैं, उसको वातावरण में छोड़ देंगे, जो कि एक बड़ी समस्या है। ऐसी हानिकारक और प्राय खतरनाक सामग्री औद्योगिक, घरेलू, परिवहन और वाहन आदि के निष्कासन से आते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में बहुत उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती है। घरेलू क्षेत्रों से भी बहुत ज्यादा कचरा निकलता है, हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। इसके अलावा परिवहन के साधन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं नगरीय क्षेत्रों में, जिसकी वजह से उस क्षेत्र का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। और जब ये पदार्थ निष्कासित होते हैं, तब वे गंभीर रूप से भूमि, जल, वायु इनको प्रभावित करते हैं, इनको बड़ी मात्रा में
प्रदूषित कर देते हैं। देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट। तो इस मानव जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रति व्यक्ति जरूरत या उपभोग एक हद से ज्यादा हो जाने की वजह से प्राकृतिक संसाधनों में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है और पर्यावरण की क्वालिटी में भी धीरे धीरे कमी आती जा रही है। तो वनोन्मूलन यानी कि वनों को बड़ी मात्रा में काटा जाना, मरुस्थलीकरण मतलब कि मरुस्थलों का बढ़ना या ज्यादा से ज्यादा जमीन जो है वो अनउपजाऊ होना, मृदा अपरदन मिट्टी का कटना और जैव विविधता के नुकसान से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हैं। शहरीकरण और असतत विकास मुख्य रूप से इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तो मुख्य रूप से इस घटनाओं के लिए, इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है? एक तो शहरीकरण और दूसरा है असतत विकास। असतत विकास मतलब कि विकास तो हो रहा है, सड़कें बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल्स बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, ये विकास हो गया है, आर्थिक विकास हो गया है। लेकिन अगर असतत तरीके से किया जाए, असतत तरीके से मतलब हम आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान ही नहीं रखें, पर्यावरण का ध्यान ही नहीं रखें और सिर्फ विकास ही करता जाए, तो इसे हम कहते हैं असतत विकास। तो शहरीकरण और असतत विकास की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों में बहुत ज्यादा गिरावट। तो हमें प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। कैसे करेंगे? एक ही जवाब है, सतत विकास। ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी की जरूरतों का ध्यान रखे, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों का भी फुलफिलमेंट करे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा कि मानव जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में कैसे धीरे धीरे कमी होती जा रही है, ये खराब होते जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें समझी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक अपने दिमाग में बनी रह सके। और चूंकि पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तो एक साथ पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।